हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना। जब हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो हमें ये पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करिए। तो आज बेसिकली उसी के लिए हम कुछ एक रेसिपी तैयार करने वाले हैं जिसकी मदद से हम बड़ी इजली जब हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कर सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कर सकते हैं। तो हम लास्ट क्लास का ही एग्जांपल लेंगे जब हमें ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें पता हो। आप ये देख रहे होंगे कि ये Vx है, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और अगर हमें टाइम दिया हो t। जब इस तरीके से कोई एक रैंडम कोई एक ग्राफ है, इन जनरल एक ग्राफ लिया गया है और इसको हमें रूपांतरण करना है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x, जिसको मैं ax से शो किया हूँ, ax वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें इसको रूपांतरण करना है। तो इसके लिए हम कुछ रेसिपी तैयार करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की मदद से। तो चलिए आइए देखते हैं उस रेसिपी को कैसे तैयार करें और उससे क्या हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इनका नॉमेनक्लेचर दे देता हूं मैं, अलग अलग पार्ट्स का जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि A से लेकर B तक का जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप का है, एंड B से लेकर C तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, एंड C से लेकर D तक का भी जो ग्राफ है वो पैराबोला है। लेकिन इन दोनों पैराबोला में अलग अलग पैराबोला हैं। ये जो पैराबोला है ये कॉनकेव अप पैराबोला है, कॉनकेव अप पैराबोला है, एंड ये जो पैराबोला है वो कॉनकेव डाउन पैराबोला है। तो ये दोनों पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। हम इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जब हमें V1 T1 इस टाइप से चीज़ें वेरिएबल्स अगर हमें पता है कि T1 पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है V1, T2 पे वेलोसिटी की वैल्यू है V2 एंड T3 पे वेलोसिटी की वैल्यू है V3, तो इनकी मदद से हम इन सब के इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले AB सेक्शन के एनालिसिस करें। तो हम यहाँ पे देखेंगे AB सेक्शन। जब हम AB सेक्शन देखते हैं तो ये जो पार्ट है पैराबोला का वो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन का पार्ट है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग इस तरीके से पैराबोला खींचा करते हैं, जिसका ये ओरिजिन है मान लीजिए, तो ये जो इक्वेशन होता है, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखा करते हैं y = 4ax², जहाँ 4a कांस्टेंट है, कोई एक वैल्यू होगी 4a की, एंड ये x और y पे इस तरीके से वेरी करता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अगर हम इसको डिस्कार्ड कर दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है A से लेकर B तक का, ये बेसिकली A से लेकर B तक का ही तो ग्राफ है। ये जो A से लेकर B तक का दिख रहा है ये पैराबोला का ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पे y के जगह पे जो एक्सिस दिया गया है वो दिया गया है Vx, और x के जगह पे जो एक्सिस दिया गया है t। इसलिए ये जो y है वो Vx से रिप्लेस हो जाएगा, और सम कांस्टेंट सपोज मैं k1 ले सकता हूँ, एंड उसके बाद x² रिप्लेस हो जाएगा t से। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। AB सेक्शन के लिए जो मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो Vx = सम कांस्टेंट, 4a के जगह पे मैं सम कांस्टेंट ले रहा हूँ k1, एंड x के जगह पे t²। ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ A to B। ये A to B का इक्वेशन है, मतलब ये जो वैलिड है, ये जो इक्वेशन वैलिड है, t = 0 to t = t1 तक के लिए इक्वेशन वैलिड है। ये हमें समझ में आया। ये किसका इक्वेशन है? बेसिकली AB सेक्शन का इक्वेशन है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉनकेव अप पैराबोला। अब हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ax बेसिकली क्या है? जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ax = dvx/dt, मतलब बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस रेंज के लिए वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ किसको बताएगा?
ax को बताएगा इन द ग्राफ ऑफ ax वर्सेस t। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 2k1t ax। चाहे तो इसको हम दूसरे कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, सपोज मैं इसको k2 दे रहा हूं, तो ये k2 ax इज इक्वल टू k2, ax इज इक्वल टू हमें k2 मिल गया। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। कैसे पता चला हमें? अगर हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पे m की वैल्यू k2 है, x की जगह पे हमने t लिखा है, y की जगह पे vx लिखा है और c की वैल्यू 0 है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि c इज इक्वल टू 0 है, मतलब ओरिजिन से ये इक्वेशन निकल रही है। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहूं तो ये लाइक ऐसा निकलेगा, ये हमारा y है और ये अगर x है, तो c इज इक्वल टू 0 वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है y और x एक्सिस पे। सिमिलरली अगर ax वर्सेस t ग्राफ में मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन को शो करेगा और इसका जो स्लोप है ये k2 जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो k2 स्लोप है वो है पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जो m है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है? एक रेसिपी मेरे दिमाग में अभी आई है, वो रेसिपी ये है कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉनकेव अब पैराबोला को डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो vx वर्सेस t हो या जो भी हो, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन के बाद मेरे को एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है। लेकिन जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है उसकी एक इंपॉर्टेंट खासियत है, वो खासियत ये है कि उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको रेसिपी याद रखना है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा, या इसका रिवर्स, यदि मुझे पॉजिटिव स्लोप वाला इक्वेशन दिया गया हो और उसका इंटीग्रेशन करें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगर मैं पॉजिटिव स्लोप वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मुझे इक्वेशन ऑफ कॉनकेव अब पैराबोला मिलेगा। तो ये दोनों रेसिपी आपको याद रखने हैं। मैं ये रेसिपी उधर सेक्शन पे लिख रहा हूं, उसमें मुझे क्या नजर आया? कॉनकेव अप पैराबोला, कॉनकेव अब अगर मेरे पास पैराबोला दिया हो, उसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे कॉनकेव ऑफ पैराबोला मिलेगा अगर इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप पॉजिटिव है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिपी है। इस रेसिपी को आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव ऑफ पैराबोला को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो, या डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पॉजिटिव स्लोप वाला इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है। अगर पॉजिटिव स्लोप वाले इक्वेशन ऑफ लाइन को हम इंटीग्रेशन करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कॉनकेव अब पैराबोला मिलता है। इसका कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल अभी इतनी समझने वाली बात है। तो क्या हम इसमें ए बी सेक्शन के लिए एक्स का यहां पे लाइन खींच सकते हैं? तो बिल्कुल खींच सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्स का लाइन है एक्स इज इक्वल टू k2 इंटू टी मिला है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को बताता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। तो हम इसको इस तरीके से एक इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है बेसिकली एक्स इज इक्वल टू k2t को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का रिप्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन से हो रहा है, जिसका इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप को शो कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस सेक्शन, बी टू सी सेक्शन? चलिए इसके लिए भी रेसिपी तैयार करते हैं कि इसका कैसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ये दिखने वाला है। फ्रेंड्स, अभी हम बीसी सेक्शन के बारे में देखेंगे। बीसी सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि बीसी सेक्शन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की दो पॉइंट्स की वैल्यू भी हमें पता है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि T1 पे V1 है एंड T2 पे V2 है। तो
तो बड़े इजीली इसके इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए 2-3 अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से इक्वेशन पता है कि ये मान लीजिए ये y है, ये x है, तो आपको पता होता है अगर x1 पे ये वैल्यू y1 है और x2 पे अगर ये वैल्यू y2 है, तो इसको लिखने का तरीका होता है एक कॉमन x, कोई भी एक जनरल x और एक जनरल y के लिए ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस इक्वेशन को आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली b टू c को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b से लेकर c तक के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे ये y को रिप्लेस कर दिया गया है vx से, x को रिप्लेस कर दिया गया है t से। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं bc इक्वेशन को इन सिमिलर विथ दिस? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं y को vx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा vx माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि मैंने x को t से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो जाएगा t माइनस t1। आप उधर ले जाइए तो vx की एक वैल्यू निकल के आ रही है मुझे, vx इज इक्वल टू v1 प्लस, ये कोई स्लोप है, इसको स्लोप कहा जाता है, दिस इज स्लोप। और ये स्लोप भी कैसा? पॉजिटिव स्लोप है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल है वो पॉजिटिव है। v2 माइनस v1 आप देख रहे होंगे कि v2 की वैल्यू ज़्यादा है v1 के कंपैरिजन में, तो ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा, नीचे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले रहा हूँ k3 और ये लिख रहा हूँ t माइनस t1। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ जहाँ k3 एक पॉजिटिव स्लोप है, ये ध्यान रखने वाली बात है, k3 एक पॉजिटिव स्लोप है और जिसकी जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 है। अगेन मुझे ax पता करना है। अगर मुझे ax पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ax इज इक्वल टू dvx बाई dt होता है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बचेगा यहाँ पे केवल k3 और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1। तो आपको देख रहे होंगे कि ax एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गया, ax k3 मिला जो कि एक कांस्टेंट है। ये क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ax is equal to constant, this is also equation of line with zero slope। इसका क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन जीरो स्लोप में, मतलब ये लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल होने वाला है, t एक्सिस के पैरेलल होने वाला है या x एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। तो ये ऐसा है, मतलब ax की मान केवल k3 है। वंस k3 रिच हो गई उसके बाद आप टाइम बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ नहीं रही, टाइम बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो ऐसे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखिए मान लीजिए यहां पे k3 है, दूसरे वाले टाइम पे भी k3 रहेगी, उसके आगे वाले भी k3 रहेगी, उसके आगे वाले भी k3 रहेगी, उसके आगे वाले भी k3 रहेगी। तो इस टाइप से अगर लाइन ज्वाइनिंग कर दें पूरे पॉइंट्स को तो ये पॉइंट से इस लाइन से रिप्रेजेंट होगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है लेकिन स्लोप कितना है उसका? जीरो। तो हमें एक चीज समझ में आई, एक और रेसिपी हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव स्लोप वाला इक्वेशन ऑफ लाइन हो और उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक जीरो स्लोप वाली लाइन मिलेगी, लेकिन वहां पे जो क्वांटिटी रहेगी, जो क्वांटिटी डिफरेंशिएट रहेगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करें तो मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव स्लोप होने के कारण मुझे क्या मिलेगा? हम इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप, स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिलेगी
लेकिन वो जीरो स्लोप वाली मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्लोप है वो जीरो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ax वर्सेस t ग्राफ में देखें तो ये पैरेलल टू t है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन तो है लेकिन जीरो स्लोप है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ax की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें एक और छोटा सा चीज लिखना चाहूंगा मैं, एंड डिफरेंशिएट क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिफरेंशिएट क्वांटिटी क्या था? Vx का डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला मुझे? Ax। तो Ax की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आप x वर्सेस t दिया गया हो और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट x वर्सेस t में अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। इसलिए मैं यहां पे ये नहीं लिख रहा हूं कि ये ax रहेगा या vx रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ax भी हो सकता है, vx भी हो सकता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेकिन मुझे एक रेसिपी समझ में आई कि अगर कॉन्केव अप पैराबोला को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे लाइन मिलता है विद पॉजिटिव स्लोप। अगर पॉजिटिव स्लोप वाले को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे जीरो स्लोप वाले इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है, और उसमें जो डिफरेंशिएट क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव मिलती है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ये देखिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो उल्टा होता है, मतलब ये जस्ट ये वाली इक्वेशन को मैं अराइव कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जिसका स्लोप तो जीरो हो, लेकिन वहां पे जो क्वांटिटी शो हो रही है, अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है और आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। और उसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो आपको कॉन्केव अप पैराबोला मिलेगा। ये एक बड़ा रिजल्ट है। अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। अभी हम देखने वाले हैं CD सेक्शन को। हमने A से लेकर B सेक्शन को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे B से लेकर C सेक्शन को भी प्लॉट कर लिया है। अब C से लेकर D सेक्शन को हम प्लॉट करते हैं। लेकिन उसको प्लॉट करने से पहले एक फैक्ट और बताना चाहता हूं। यहाँ पे D पॉइंट पे अगर स्लोप देखें इस ग्राफ का, यहाँ पे अगर हम स्लोप देखें ऐसा, तो ये जो स्लोप है वो जीरो है। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो है, वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सिमिलरली यहां पे भी स्टार्टिंग में स्लोप जीरो था ए पे। इस स्लोप जीरो का क्या मतलब है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम CD सेक्शन के एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये हम अभी CD सेक्शन के एनालिसिस करने वाले हैं। तो CD सेक्शन की जब एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस देख लेते हैं कि वो CD सेक्शन किस टाइप से पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो हमें क्लियर हो गया है कि CD सेक्शन का जो पैराबोला है उसका जो शेप है वो है कॉन्केव डाउन। और कॉन्केव डाउन के केस में आपको याद होगा कि जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा करते हैं तो इस टाइप से कॉन्केव अप डाउन पैराबोला को हम शो करते हैं। ये जो है ये कॉन्केव डाउन पैराबोला को शो करते हैं। इसका इक्वेशन लिखते हैं y इज टू -4ax², जहां ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये हमको याद है। मान लीजिए कि ये यहां पे स्लोप कितना है? यहां पे स्लोप है इस पैराबोला का जीरो। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस पैराबोला का ओरिजिन पे जो स्लोप है वो है जीरो, वहां किसी प्रकार का उसका स्लोप नहीं है, जीरो स्लोप है। अगर इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट करता हूं इधर x यूनिट और इधर की ओर y यूनिट, तो ये कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन, एक पैराबोला यहां पे ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि इस तरीके से शिफ्टिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो वो इक्वेशन लिखा जाता है y - y0 इज इक्वल टू -4a x - x0। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये चीज सिखाया था कि अगर एक पैराबोला का ये जो वर्टेक्स है इसको x यूनिट इधर और y यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये इस इक्वेशन में चेंज हो जाता है। और कैसे होता है उसका भी हम लोगों ने देखा था। अभी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको ये समझने वाली है, जो CD सेक्शन है यहां पे किसको रिप्रेजेंट करे, क्या ये पोर्शन CD है या ये पोर्शन CD है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। CD ये है जहां पे स्लोप जीरो है, ये जो स्लोप है यहां पे इस पॉइंट पे वो जीरो है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो स्लोप है वो जीरो है। अभी आप वहां पे देखिए, हमने तो इसको रिप्रेजेंट, इसको Vx से रिप्रेजेंट किया है और इसको T से रिप्रेजेंट किया है।
तो आप देख रहे होंगे कि वाई नॉट क्या है, आप देख रहे होंगे ग्राफ में जो वाई नॉट है, ये है वाई नॉट, ये है वाई नॉट। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम V3। व्हाट इज एक्स नॉट, जो ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जीरो स्लोप वाले तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है एक्स नॉट। तो एक्स नॉट कितना हो गया, T3। तो इस इक्वेशन को बड़े इजिली हम रूपांतरण कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है y को Vx, y नॉट को हम लिख सकते हैं V3 माइनस, ये सम इक्वेशन कांस्टेंट है, सपोज मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं K4, और यहां पे लिख रहा हूं मैं T माइनस एक्स नॉट को लिखना चाह रहा हूं T3 स्क्वायर। तो ये किसको बता रहा है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वो भी कैसा पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला है जो कि कॉनकेव डाउन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को शो कर रहा है कि जो कि कॉनकेव डाउन है। तो मैं इसमें लिखना चाह रहा हूं कि कॉनकेव डाउन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इक्वेशन ऑफ कॉनकेव डाउन पैराबोला, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा हमारे पास एक उपलब्धि मिली है, और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें ax प्राप्त करने के लिए, तो ये हो जाएगा dvx बाई dt, मतलब पूरे को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ax मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ax मिल गई। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हो जाएगा -2k4 t माइनस T3, और इसको भी एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है, तो मैं उस कांस्टेंट का नाम दे रहा हूं -k5 t माइनस T3 ax। आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि k5 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना चाहूं, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू है वो है -k5, मतलब नेगेटिव स्लोप, एंड c भी क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि k5 इंटू T3 हो रहा है, तो मतलब ax एक्सिस को कहीं पे काट रही है पॉजिटिव पे। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि अगर कॉनकेव डाउन इक्वेशन ऑफ पैराबोला को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कैसा लाइन मिलता है, मुझे ऐसा लाइन मिलता है जिसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव हो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, विथ नेगेटिव स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम थोड़ा देखते हैं। अगर इस T3 को मैं यहां पे पुट कर दूं तो ax की वैल्यू 0 हो जाती है। T3 को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ax की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब ये यहां पे तो आने वाला है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी। ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जहां पे T3 पे ax की वैल्यू 0 है। ये क्लियर हमें इक्वेशन से भी मिल रहा है, और यहां पे ये चीज हमें समझने वाली बात है। यहां से भी हमें समझ में आ रही थी, क्योंकि स्लोप 0 है, मतलब D पॉइंट पे ax की वैल्यू कितनी है, 0। ax की वैल्यू D पॉइंट पे 0 है। यहां पे भी वो चीज नजर आना चाहिए। ये D पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये A पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A पॉइंट पे भी x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 है। ये जो है ये ax a इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि स्लोप 0 है, इसलिए यहां पे भी 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ये इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन नेगेटिव स्लोप विथ नेगेटिव स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ये बता रहा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 0 स्लोप,
एंड Ax पॉजिटिव, ये ध्यान देने वाली बात है, X की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हमने एक रेसिपी तैयार कर ली और ये बहुत अच्छा रेसिपी है। एक तरफ मैंने कॉनकेव अप पैराबोला के लिए रेसिपी लिखी है, अभी मैं इधर कॉनकेव डाउन पैराबोला के लिए रेसिपी लिखूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम कॉनकेव डाउन पैराबोला को, कॉनकेव डाउन पैराबोला को अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर हम कॉनकेव डाउन पैराबोला को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन, तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप। यहां पे भी स्लोप जीरो तो हो जाएगी, लेकिन जो डिफरेंशिएट होके आ रहेगी वैल्यू, एंड डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हुई होगी, चाहे Vx को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो Ax, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर रहूंगा तो Vx, ये जो डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी है वो रहेगा विथ नेगेटिव वैल्यू। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इस डायरेक्शन पे अगर हम जाएं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप मिलेगा। अगर हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो भी कौन सा, कॉनकेव डाउन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए इन दोनों रेसिपी को यूज कैसे करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फ्रेंड्स, ये सेम ही एग्जांपल है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको अभी x वर्सेस t ग्राफ कर दिया है। अगर मैं इसको x वर्सेस t ग्राफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है, और यहां पे अगर स्लोप जीरो है, इसका मतलब Vx एट a इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर यहां पे स्लोप जीरो है, इसका मतलब Vx एट d इज इक्वल टू जीरो होगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अगर मुझे यही इसी टाइप से इक्वेशन मिल के आने वाली है, लेकिन अब ये एक्सिस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा Vx और इधर टाइम एक्सिस रहेगा। व्हाट अबाउट ये इक्वेशंस जो हम लिखा कर रहे हैं, ये x की जगह पे हो जाएगा Vx, बाकी एवरीथिंग सेम रहेगा। तो ये आपको समझने वाली बात है। अगर मैं यहां पे x वर्सेस t दिया हो तो ये एज इट इज Vx वर्सेस t के लिए ग्राफ बन जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट Ax वर्सेस t ग्राफ, तो उसको अभी प्लॉट करेंगे कि Ax वर्सेस t ग्राफ। होप आपको ये याद हो गया होगा, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले और Ax वर्सेस t ग्राफ हम खींच सकें। फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉनकेव डाउन पैराबोला को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप विथ नेगेटिव स्लोप। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट वाला इसके लिए एप्लीकेबल है, और यहां पे भी विथ जीरो स्लोप, और यहां पे जो वैल्यू आएगा विथ नेगेटिव वैल्यू। तो दोनों रेसिपी एक साथ लिखा गया है, ठीक है। अभी हमको समझने वाली बात है, अभी मुझे क्या ग्राफ खींचना है, Ax वर्सेस t ग्राफ। फ्रेंड्स, अभी हम Ax वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये Ax एक्सिस है, ये t एक्सिस है, ये मैंने Ax एक्सिस दिया, ये t एक्सिस दिया, और ये जो टाइम है वो है t1, ये टाइम t2, ये टाइम है t3। मुझे यहां Ax वर्सेस t ग्राफ खींचना है। आपको रेसिपी याद होगा, ये पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन है। अगर पॉजिटिव स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं क्यों डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे Vx को डिफरेंशिएट करने से Ax मिलेगा, इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूंगा।
तो अगर मुझे पॉजिटिव स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या मिलता है, आप देख रहे होंगे कि अगर पॉजिटिव स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो हम उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप एंड डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि यहां पे इक्वेशन मुझे एक जीरो स्लोप वाला मिलने वाला है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ax की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ax की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव। अब अगर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ही जीरो स्लोप वाला हो और उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी, जीरो, अगेन जीरो स्लोप वाले एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी, लेकिन इस बार वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये वाला जो चीज है वो यहां रिप्रेजेंट होगा, ये ax इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, जीरो स्लोप वाला है। अब जीरो स्लोप वाले को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जीरो स्लोप, कहने का मतलब ये होता है कांस्टेंट, vx इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलने वाला है, ax की वैल्यू जीरो। तो बेसिकली ये वही चीज है, आप देख रहे होंगे कि यहां पे क्या है, vx की एक कांस्टेंट वैल्यू है, vx की एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये BC सेक्शन का इक्वेशन है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो। रेसिपी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक जीरो स्लोप वाले को हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप विथ जीरो वैल्यू। तो यहां पे हम इसको अपडेट कर देते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप एंड जीरो वैल्यू, वैल्यू भी किसका, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, वो जीरो वैल्यू के साथ हमें मिलने वाले। तो आप देख रहे होंगे कि विद जीरो वैल्यू यहां पे हमें मिल रही है। दूसरा, आप CD सेक्शन को देखिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन को बता रहा है फ्रेंड्स, जिसका स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप वाले को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, आप यहां पे देख रहे होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ जीरो स्लोप एंड नेगेटिव वैल्यू। जो डिफरेंशिएट क्वांटिटी आती है वो नेगेटिव रहती है। इसका मतलब मुझे इसको एक नेगेटिव एक्सिस भी बनाना पड़ेगा, ये फर्दर एक्सटेंड होगा, और यहां कहीं पे ये ax इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो इस तरीके से इसका यूज करना है, इस रेसिपी का यूज इसी तरीके से करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल का डिस्कशन करने वाले हैं। मान लीजिए कि Vx वर्सेस टाइम ग्राफ हमें दिया हो, और Vx वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया है, स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन। तो अगर स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन दिया है और इससे अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पता करना हो, तो ये एक बड़ा टास्क है, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर हम Vx को इंटीग्रेट करेंगे, अगर Vx को इंटीग्रेट करेंगे तभी जाके हमें x मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि Vx इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, और अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो ये हमें क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए कि ये जीरो, x इज इक्वल टू जीरो से x एक कॉमन x, जीरो टू t टाइम के लिए, तो ये जो डिफ्रेंशिएट होके जो वैल्यूज आती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, x t माइनस x जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Vx dt। मतलब अगर मैं कॉमन टाइम x t के लिए निकालना चाहूँ तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स टी माइनस या जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Vx dt। फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि जो इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे वो है x नॉट, और उसके बाद जो ग्राफ है उसको इंटीग्रेट किया गया है। x नॉट क्या होता है, ये वो है कि रेफरेंस फ्रेम से पार्टिकल कितने दूरी से चलना चालू किया, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी पार्टिकल की। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू जीरो x नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन।
लेकिन अभी मैं इस केस को नहीं ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं इस वाले केस को, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर एट t इज इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना, वैसे केसेस के लिए मुझे ये ग्राफ बनाना है। तो मुझे सिंपल है, मुझे ये पता है कि ये जो vt ग्राफ है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ये क्या है? ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप नेगेटिव है। ये एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है। ये नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ये नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ये किसको स्लोप करता है? ये पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ये किसको शो करता है? ये जीरो स्लोप स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अब इसका स्लोप नेगेटिव कैसे पता चला? क्योंकि ये फॉलिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये कांस्टेंट वाली ग्राफ है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार के समय के साथ उसके वैल्यूज में बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसके लिए इसका स्लोप जीरो है। अब हमें ये रेसिपी पता है कि अगर नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन हो और उसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना, क्योंकि मुझे x प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैराबोला में। और कैसा पैराबोला? कॉनकेव डाउन पैराबोला। और पता है कि जिसका स्टार्टिंग वैल्यू ही जीरो हो तो ये कैसा होगा? ये कॉनकेव डाउन पैराबोला। ये कॉनकेव डाउन पैराबोला इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो हम इसका ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, हम केवल ये वाला पोर्शन लेंगे, क्योंकि यही पोर्शन अभी फिजिक्स में एप्लीकेबल है। तो ये हो गया ए से लेकर बी तक का सेक्शन। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए से लेकर बी तक का सेक्शन। व्हाट अबाउट बी टू सी? आप देख रहे होंगे कि जो बी टू सी है एक ऐसे इक्वेशन को शो कर रहा है जिसका स्लोप जीरो है एंड वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें पता है कि जिसका स्लोप जीरो हो और वैल्यू नेगेटिव हो, आप ध्यान दीजिए, जिसका स्लोप जीरो हो और वैल्यू नेगेटिव हो, अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप नेगेटिव होता है। इसका मतलब लाइन ऐसे नीचे की ओर प्रोपोगेट करेगा ऐसा। ठीक है। अब क्या है? ये जो है एक ऐसे इक्वेशन को शो कर रहा है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कॉनकेव अप पैराबोला में हो जाता है। और कॉनकेव अप पैराबोला का एक स्टैंडर्ड इस टाइप से होता है। ये कॉनकेव अप पैराबोला है। तो कॉनकेव अप पैराबोला का या तो ये पोर्शन यूज होगा या फिर ये पोर्शन यूज होगा जो सूटेबल होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला सूटेबल नहीं है, ये वाला सूटेबल है। तो इसका जो कॉनकेव अप पैराबोला होगा लाइक इस टाइप से, और यहां पे स्लोप जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो है Vx जीरो है, तो इसलिए यहां पे स्लोप जीरो, यहां पे भी स्लोप जीरो है। अगर यहां पे हम Vx a देखें तो जीरो, और यहां पे भी अगर हम Vx b देखें तो जीरो। तो इस तरीके से इसका रूपांतरण इस तरीके से किया जा सकता है। हम लोग इसमें ax वर्सेस t ग्राफ के लिए भी लाइन खींच सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसी ग्राफ का ax वर्सेस t देखने वाले हैं। तो अगर हमें Vx वर्सेस t ग्राफ दिया हो और उससे हमें ax वर्सेस t ग्राफ रूपांतरण करना हो तो हमें जस्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंशिएटेड वैल्यू नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कितना? जीरो। तो ये कैसा रहेगा? ऐसा, ax इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, BC सेक्शन जो कि स्ट्रेट लाइन है विथ जीरो स्लोप, तो क्या हो जाएगा? विथ जीरो स्लोप को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप विथ जीरो वैल्यू, मतलब यहां पे ये रिप्रेजेंट होगा, ये AB, ये BC। एंड अगर CD सेक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, पॉजिटिव स्लोप वाले स्ट्रेट लाइन को अगर डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू कैसे मिलती है हमको? जीरो स्ट्रेट लाइन वाली विथ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ऐसा।
ax इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा vx वर्सेस t ग्राफ का विथ ax वर्सेस t ग्राफ में लाइक इस टाइप से होगा, और अगर इसको हम x वर्सेस t ग्राफ में तो ये, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस ग्राफ को बनाते समय x नॉट इज इक्वल टू 0 लिया गया है। डिफरेंस इंटीग्रेशन के केस में इनिशियल कंडीशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन को हम और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज के लिए बस इतने ध्यान रखना है कि इनिशियल कंडीशन जो है x नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर ये x नॉट इज इक्वल टू 10 होता तो ये 10 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता। ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ ऐसे 10 यूनिट नीचे की ओर ऐसा शिफ्ट हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये 10 यूनिट नीचे, अगर -10 होता तो -10 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता, अगर +10 यूनिट होता तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी, इसको अच्छे से और यूज करना हम सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हमें x वर्सेस t ग्राफ दिया गया है, एंड ये एक ऐसा ग्राफ है जो दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन है। जो यहाँ पे पैराबोला आपको A से B सेक्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये है कॉनकेव डाउन पैराबोला। ये किस टाइप से पैराबोला है? कॉनकेव डाउन पैराबोला। और ये जो B से लेकर C तक का जो आपको सेक्शन नजर आ रहा होगा, ये फ्रेंड्स ये है कॉनकेव अप पैराबोला। और यहां पे भी इसकी स्लोप 0 है, मतलब Vx एट A इज इक्वल टू 0, और यहां पे स्लोप 0 है, इसका मतलब Vx एट C इज इक्वल टू 0। मुझे इस ग्राफ को प्लॉट करना है Vx वर्सेस t के लिए। तो आपको याद होगा कि जब कॉनकेव अप पैराबोला, कॉनकेव डाउन पैराबोला होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अगर मुझे x से Vx प्राप्त करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कॉनकेव डाउन पैराबोला को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसा हमें इक्वेशन मिलता है? स्ट्रेट लाइन का, वो भी नेगेटिव स्लोप, मतलब ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ। और एक कॉनकेव अप पैराबोला है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि Vx एट A इज इक्वल टू 0, ये Vx एट C इक्वल टू 0, क्योंकि ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसका क्या निकाल लिया? Vx वर्सेस t ग्राफ। सिमिलरली क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि Ax वर्सेस t ग्राफ बताइए। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप। अगर स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप नेगेटिव वैल्यू, जो डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी होती है नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये ऐसा Ax इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर BC सेक्शन को देखें तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन मिलने वाली है वो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ 0 स्लोप पॉजिटिव वैल्यू, डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, मतलब Ax इज इक्वल टू पॉजिटिव। बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको ध्यान रखनी है कि इस रेसिपी में क्या बताया गया। इस रेसिपी में ये बताया गया है कि अगर एक पैराबोला आपको दिया हो और पैराबोला का भी नेचर आपको कंफर्म हो कि वो कैसा है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा विथ पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप डिपेंडिंग ऑन द नेचर, और अगेन उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप, उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। और अगर उसको आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप 0 वैल्यू आपको मिलेगी, और उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसी तरीके से आप जाते जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो समझने वाली बात है कि कब उसको डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के समय अगर हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि अगर हमें Vx दिया हो तो हम इंटीग्रेट करते हैं x वर्सेस t के लिए, तो इन दैट केसेस आपको इनिशियल कंडीशन भी याद रखनी है कि इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टडी करेंगे, और उस स्टडी में हम ये देखेंगे कि ग्राफ
जो है उसकी एनालिसिस, उसके एरिया की एनालिसिस, और उसके एरिया से हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस तरीके से एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट को बताता है। कोई एक पॉइंट पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करना हो तो कैसे एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें हेल्प करता है, कैसे हमें वेलोसिटी के लिए हेल्प करता है। हमें अगर ग्राफ से भी अगर हमें वेलोसिटी प्राप्त करना हो, अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो और वहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू प्राप्त करनी हो तो हम एरिया अंडर ग्राफ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है नेक्स्ट क्लास, तो आप ज़रूर कॉन्सेप्ट कॉर्नर पर इसे देखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।